1950 को आपको सबको पता है कि हमारे देश में गणतंत्र यानी कि संविधान लागू हुआ। कोई भी तिथि अगर किसी दिन लागू होती है तो उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कहानी जुड़ी होती है। दरअसल 26 जनवरी के साथ भी यही हुआ। 26 जनवरी का दिन ही भारत के संविधान निर्माताओं ने क्यों चुना कि इसी दिन संविधान को लागू किया जाए, इसके पीछे एक इतिहास रहा है और ऐतिहासिक महत्व रहा है। दरअसल जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था 1929 में और उनकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जो भारत के बाद में प्रधानमंत्री बने, उनकी अध्यक्षता में सबसे पहले 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था और उसके अगले ही महीने 26 जनवरी को 1930 में अगले वर्ष स्वाधीनता दिवस रावी नदी के तट पे लाहौर में ही मनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये दिन जो है संविधान निर्माताओं और भारत के भविष्य को लिखने वाले लोगों के दिमाग में था कि 26 जनवरी को एक महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन शायद संविधान को लागू किया जा सकता है। हमारे संविधान ने अधिकांश काम को 26 नवंबर 1950 को ही पूरा कर लिया था, लेकिन इन सब कारणों को देखते हुए 26 जनवरी 1950 को आखिरकार संविधान लागू किया। आमतौर पर होता यह है कि लोग गणतंत्र और लोकतंत्र का अर्थ एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। गणतंत्र और लोकतंत्र के शब्दों में भी अंतर है। अगर देखा जाए तो गणतंत्र का अर्थ उस शासन व्यवस्था से है जहां की जो उस देश का सर्वोच्च शासक होता है वो उस देश के कोई भी लोग बन सकते हैं, यानी कि वो पद वंशानुगत नहीं होता है। जैसे कि भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है और वो देश के कोई भी नागरिक बन सकते हैं। तो ये गणतंत्र का अर्थ होता है। प्रजातंत्र का इससे थोड़ा सा भिन्न होता है। प्रजातंत्र जनता के द्वारा चलाया गया एक शासन है और यहाँ पर ये होता है कि जनता की बहुमत की इच्छा के अनुसार शासन चलता है। जरूरी नहीं कि हर लोकतांत्रिक देश गणतांत्रिक हो। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो ब्रिटेन या जापान लोकतांत्रिक देश भले ही है, लेकिन वो गणतांत्रिक नहीं है। इसका कारण ये है कि वहाँ के जो राजा हैं वो वंशानुगत होते हैं, वो जनता द्वारा चुने नहीं जाते हैं। 2017 तक दुनिया के 206 संप्रभु राष्ट्रों में से 159 देशों ने अपने आधिकारिक नाम के हिस्से में गणतंत्र शब्द का प्रयोग यानी रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया। इसका अंग्रेजी में मीनिंग रिपब्लिक होता है। भारत भी उनमें से एक है, जो खुशकिस्मती की बात है। ये कुल मिला के स्थिति है गणतंत्र का जो अर्थ का जहां तक सवाल है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमने आज़ादी के 60 दशकों में खूब प्रगति की है, खूब विकास किया है, लेकिन कई तरह की समस्याएं अभी भी हमारे देश में कायम है। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गरीबी, भूखमरी जैसी दिक्कतों को झेलते हुए हमारे लोकतंत्र ने बहुत तरक्की की है। यह हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज़ादी के बाद या 21वीं सदी में आज हमारे सामने हमारे दुश्मन पाकिस्तान, चीन या कोई दूसरे देश नहीं हो सकते हैं। 21वीं सदी के इस युग में कोई देश एक दूसरे पर आक्रमण करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता है। आज हमारे देश में हमारे दुश्मन हमारे देश में छुपे हुए गद्दार हैं, चाहे वो किसी रूप में हो। आज़ादी के इतने साल के बाद भी लोग भूख से मरते हैं, किसान आत्महत्या करते हैं। क्या यह शर्मनाक नहीं है? आज भी आज़ादी के इतने सालों के बाद दिल्ली और गांव की दूरी उतनी ही है जितना कि पहले आज़ादी के पहले थी। दिल्ली से मिलने वाली राशि और तमाम सहयोग आते आते आधी हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें तो हमारे भ्रष्ट प्रतिनिधियों और अधिकारी जो कुछ हैं, उनके कारण लोकतंत्र की जड़ जो है वो काफ़ी खोखली हो गई है। आज अंग्रेज जरूर चले गए, लेकिन अंग्रेजियत आज भी हमारे सिस्टम में बरकरार है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में इंग्लिश को क्वालिफाइंग पेपर के रूप में रखा गया है। अब ये सोचिए, जिस देश का 40% से अधिक आबादी के लोग हिंदी बोलते हैं,
हिंदी भाषा में बात करते हैं, उनकी मातृभाषा हिंदी है, वहाँ अंग्रेजी को अनिवार्य करना कितना भेदभाव और नाइंसाफी भरा फैसला है। यह तो एक सिर्फ उदाहरण है। देश में सभी बड़ी परीक्षाएं अंग्रेजी में अनिवार्य कर दी गई है, उनके प्रश्न पत्र अंग्रेजी में छपते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि भारत के लोग, भारतीय अपने ही देश में आज़ादी के बाद भी गुलामों की तरह रह रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रगति और विकास के लिए सिर्फ अंग्रेजी का ज्ञान ही जरूरी है। विश्व के अगर अन्य देशों को देखें तो चीन की नागरिकता भी चीनी ही है और उनकी भाषा जो है वो भी चीनी है। जापान के साथ भी यही है। जर्मनी की भाषा भी वहाँ की राष्ट्रभाषा जर्मनी है, यानी जर्मन है। तो भारत भी अपने राष्ट्रभाषा हिंदी को अपनाकर क्यों नहीं विकास कर सकता है? लेकिन चक्कर तो ये है कि हिंदी की रोटी खाने वाले नेताओं और यहाँ के लोगों ने भी हिंदी को उतना ही छला है। लोकतंत्र जो हम किताबों में पढ़ते हैं, वास्तव में कुछ वो लोकतंत्र प्रयोग या हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी अलग लगता है। आज का लोकतंत्र जो हम किताबों में पढ़ के कल्पना करते हैं कि लोकतंत्र जनता का शासन है, जब उदाहरण हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ किताबों में ही अच्छा लगता है। आज हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों के, पार्टियों के ऊपर किसी परिवार या किसी व्यक्ति का साफ तौर पर असर दिखता है। वो टिकटों का बंटवारा करते हैं, उसके खास जान पहचान के लोग संसद या विधानसभाओं में पहुँच कर आते हैं। तो ऐसे में यह सोचना कि लोकतंत्र जनता का शासन है और जनता के प्रतिनिधि ही फैसला लेते हैं, ऐसा लगता है कि गिने चुने लोगों के हाथ में लोकतंत्र की ये पूरी सिस्टम आ गई है। ऐसा लगता है लोकतंत्र की शक्ल में राजतंत्र हमारे देश में घर कर गया है। आज राजनीति में लोग सेवा की भावना से ना आकर कैरियर बनाते हैं। तो इस स्थिति में देश का क्या विकास होगा, सचमुच ये सिर्फ हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा, युवा अगर जागरूक होंगे, अपने अधिकारों को पहचानेंगे, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र उसी रूप में स्थापित हो पाएगा जिसकी कल्पना हम किताबों में पढ़कर करते हैं। अगर आप शिक्षित होते हैं, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप अधिकार अपने सरकार और सिस्टम से छीन कर ले सकते हैं। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, वक्त काफ़ी कम है और अन्य लोग भी बोलेंगे, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।